हेलो एवरीवन, सीपीसी की लेक्चर सीरीज में आज हम जानेंगे ऑर्डर्स के बारे में और साथ ही साथ किसी सिविल केस में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या होगी उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से उसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। लेकिन कोर्ट की बहुत ज़्यादा ही लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग्स को देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम किसी नॉर्मल पर्सन को समझाएंगे कि किस प्रकार एक सिविल केस में स्टेप बाय स्टेप सिविल प्रोसीडिंग्स की जाती है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जुडिशरी, यूपीएससी एंड अदर कंपटीशन की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो सीपीसी के ऑर्डर्स को इजीली तरीके से कैसे लर्न कर सकते हैं उसका तरीका भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिविल कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग्स कैसे की जाएगी इसके बारे में सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड बताता है। यह एक प्रोसीजरल लॉ है जिसमें 158 सेक्शन एंड 51 ऑर्डर दिए गए हैं। सीपीसी के ऑर्डर सिंपल तरीके से ये बताते हैं कि कोई भी केस कोर्ट में आगे कैसे बढ़ेगा। तो अब हम वन बाय वन सभी ऑर्डर्स एंड प्रोसीजर को समझते हैं। यहाँ पर हम सीपीसी को एक एग्जाम्पल की हेल्प लेके समझते हैं। किसी भी केस में दो पार्टीज तो होती ही है। तो मान ले कि आप एक पार्टी हो और किसी प्रॉब्लम की वजह से कोर्ट में गए तो आप क्या बन जाओगे? प्लेंटिफ। और जिसके खिलाफ आप कोर्ट जाते हैं वो कहलाएगा डिफेंडेंट। तो इस प्रकार से शुरुआत होती है एक सिविल केस की। तो आप दोनों क्या बन गए? पार्टीज ऑफ द सूट यानी कि ऑर्डर 1। अब आप सिविल कोर्ट में सूट लेकर ही जाओगे। तो यहाँ पे सूट का बेसिक मतलब ये होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ कोर्ट जाकर जो लीगल एक्शन लेती है उसे हम सूट बोलेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं फ्रेमिंग ऑफ सूट पे, जो दिया गया है ऑर्डर 2 में। अब आपको कोर्ट के प्रोसीजर निपटाने पड़ेंगे जो कि आप अकेले नहीं निपटा सकते। उसके लिए आपको प्लीडर अथवा वकील की जरूरत पड़ेगी जो आपके बिहाफ से केस लड़ेगा। तो इस प्रकार हम आ जाते हैं ऑर्डर 3 में। अब आपने वकील भी कर लिया, आपको क्या प्रॉब्लम हुई जो कोर्ट में जाना पड़ा तथा आपको कोर्ट से ही क्या उपचार चाहिए ये सब भी आपने अपने वकील को तो बता ही दिया। लेकिन कोर्ट को इन सब के बारे में कैसे पता चलेगा? तो आइए जानते हैं। कोर्ट को पता चलेगा प्लेंट के माध्यम से। अब आप प्लेंट खुद तो कुछ भी लिखकर कोर्ट में जमा नहीं करा सकते, तो आपका वकील आपके लिए प्लेंट तैयार करके कोर्ट में जमा करवाएगा और सूट को इंस्टीट्यूट करेगा। तो ये हो जाता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट यानी कि ऑर्डर 4। अब सूट इंस्टीट्यूशन के बाद प्लेंटिफ का काम तो निपट जाएगा, लेकिन डिफेंडेंट को कैसे पता चलेगा कि उसके खिलाफ कोई सूट फाइल हुआ है? तो अब बारी आती है समन्स की, जो कि कोर्ट डिपेंडेंट को भेजेगा। तो यहां आ जाता है इश्यू एंड सर्विस ऑफ समन्स यानी कि ऑर्डर 5। ओके, तो यहां तक क्लियर। अब ऑर्डर 5 के बाद में डिपेंडेंट को भी समन्स के थ्रू ये पता चल जाएगा कि उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल हुआ है। तो अब प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट तो कोर्ट में जमा करवा दिया, लेकिन बदले में डिफेंडेंट को भी अपने बचाव में जवाब देना पड़ेगा, जिसे हम रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। अब अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों पार्टीज अपनी पूरी कहानी लिखकर प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराते हैं तो कोर्ट का काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम बनाएंगे प्लीडिंग्स यानी ऑर्डर 6। ओके, इस प्रकार अब हम ये देखते हैं कि प्लीडिंग्स में ओनली रिलेवेंट फैक्ट ही मेंशन किए जाते हैं जो इंक्लूड करता है प्लेंट्स और रिटर्न स्टेटमेंट्स। तो पहले जमा किया जाएगा प्लीडिंग्स ऑफ द प्लेंटिफ यानी कि प्लेंट जो दिया गया ऑर्डर 7 में, और इसके बाद जमा होगा प्लीडिंग्स ऑफ द डिफेंडेंट यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट जो कि ऑर्डर 8 में है। अब ये सारी प्रोसेस हो जाने के बाद कोर्ट ने डिफेंडेंट को जो समन्स भेजा था तो अब वो बोलेगा कि भाई आप कोर्ट में हाजिर हो और अपनी बात रखो। तो ये हो जाएगा अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस यानी कि ऑर्डर 9। तो यहां तक अपना ऑर्डर 7, 8 और 9 कंप्लीट हो जाता है। अब अपन देखते हैं कि कोर्ट में अपीयर होने के बाद कोर्ट का पहला सवाल
ये होगा कि भाई प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट में जो इल्जाम आपने एक दूसरे के अगेंस्ट लगाए हैं, क्या आप उसे एडमिट करते हैं या फिर डिनाई करते हैं। तो ये बन जाएगा एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट, यानी कि ऑर्डर 10। तो एग्जामिनेशन के कंटिन्यूएंस में ही बारी आती है ऑर्डर 11, 12 और 13 की। तो कोर्ट प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से पार्टीज की तो सुन चुका होता है, लेकिन उसे इश्यूज भी फ्रेम करने होते हैं तथा केस को इन डेप्थ में भी समझना होगा। तो कोर्ट को पार्टीज को सुनने के अलावा भी फर्दर इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स की जरूरत तो पड़ेगी, जिसके लिए वह डिफेंडेंट से और सवाल करेगा और साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाएगा। तो यहां आ जाएगा हमारा ऑर्डर 11। ओके, और ऑर्डर 11 आ जाएगा। उसके बाद आएगा ऑर्डर 12 डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, और ऑर्डर 13 डील करता है डॉक्यूमेंट्स से। तो ये ऑर्डर 11, 12 और 13 कंप्लीट होते हैं। अब पार्टीज को एग्जामिन करने तथा इन तीनों ऑर्डर्स के तहत फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेने पर कोर्ट को केस के बारे में काफी नॉलेज हो चुका होता है। तो अब वो इश्यूज फ्रेम करेगा। इश्यूज वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ हैं जिसे एक पार्टी एग्री करती है तो दूसरी पार्टी डिनाई करती है। तो ये दिया गया है ऑर्डर 14 में, 14 और 15 में। अब बारी आती है विटनेसेस की। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कोर्ट डिफेंडेंट को बुलवाने के लिए समन्स भेजता है, वैसे ही विटनेसेस को बुलाने के लिए भी समन्स भेजेगा। तो यहाँ आता है ऑर्डर 16 समन्स एंड अटेंडेंस ऑफ द विटनेसेस। और साथ ही ऐसे विटनेसेस जो किसी कस्टडी में हैं, उनको जेल में बंद कर रखा है, तो उनको भी 16A के तहत बुलाया जाएगा। इस प्रकार विटनेसेस के भी आ जाने के बाद अब कोर्ट का पूरा ध्यान किस पे हो जाएगा? हियरिंग पे, यानी कि पेशी। तो अगर पार्टी पेशी की तारीख पर ना आ पाए तो वो तारीख कोर्ट आगे भी बढ़ा देगा। इस प्रकार हम आ जाते हैं ऑर्डर 17, 18 और 90 पर। ये तीनों ऑर्डर्स हियरिंग से जुड़े हुए हैं। इतने लंबे प्रोसीडिंग्स के बाद आप या डिफेंडेंट या फिर आपका विटनेस कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाता है तो कोर्ट उस दिन की हियरिंग को एडजॉर्न कर देगा। तो यहाँ आ जाता है अपना ऑर्डर 17, यानी कि एडजॉर्नमेंट। अब कोर्ट जो भी नेक्स्ट डेट हियरिंग के लिए फिक्स करता है उस पर पार्टीज का आना जरूरी हो जाता है, और विटनेसेस को भी जो समन्स भेजे गए थे तो विटनेसेस का भी उस पेशी की तारीख पे आना ही पड़ेगा। तो ये हो गया अपना ऑर्डर 18, हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। तो अब हर हियरिंग में हो रहे एग्जामिनेशन और फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए पार्टीज कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल कर सकती है। तो आता है ऑर्डर 19, यानी कि ऑर्डर 19 के तहत कोई भी पार्टीज अपनी चीजों को प्रूव करने के लिए कोर्ट में एफिडेविट दे सकेगी। तो इस प्रकार पूरा हियरिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद अब बारी आती है जजमेंट की। तो ये आ जाता है ऑर्डर 20 में, जजमेंट एंड डिक्री, जो जजमेंट और डिक्री की बात करता है। ओके, एंड ऑर्डर 20A बात करता है कॉस्ट के बारे में। वहीं ऑर्डर 21 इसी डिक्री अथवा ऑर्डर्स के एग्जीक्यूशन की बात करता है। तो ऑर्डर 21 हो गया एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एक सिंपल तरीके से एक एग्जांपल की हेल्प से बहुत ही आसानी से ऑर्डर 1 से लगा के 21 तक समझा है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन ऑर्डर 22 से 51 तक समझेंगे। तो आपको ये जो 1 से लगा के 21 तक जितने भी ऑर्डर्स बताए हैं इजीली में, वो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। वेल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर अप्रिशिएट माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स, एंड आई होप दिस विल बी more helpful for you as a individual citizen, as a law student and as a judiciary or UPSC exam preparation. Thanks a lot. Now we will be meet in next video. Thank you.